मेहनत अभी काफी नहीं है, ख्वाबों को पाने के लिए अभी और परिश्रम करना होगा अपनी किस्मत चमकाने के लिए। और आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, मेरे को भी मेहनत करना पड़ेगा। तो दिन रात एक कर दीजिए अपने किस्मत को चमकाने के लिए। अगर आपका कोई भाग्य बना सकता है तो आप खुद हैं, आप दूसरे पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। सिकंदर ने कहा था कि मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता होता है, मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता होता है। चलिए हम लोग आगे, वाला जो टर्म है हम लोग समझते हैं कूलाम आवेश। एक कूलाम आवेश किसे कहते हैं? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि एक कूलाम आवेश किसे कहते हैं। तो यदि किसी तार के अनुप्रस्थ काट से एक सेकंड में यदि 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ये तार है, इसके अनुप्रस्थ काट से कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होना चाहिए? एक सेकंड में 6.25 × 10⁻18। तब हम लोग बोलेंगे उससे प्रवाहित होने वाला आवेश जो है वो क्या है भैया? एक कूलम आवेश है। ओके, अब यहाँ पर बहुत सारा चीजें हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम बात करने वाले हैं। तो वही चीजें जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है। यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से एक सेकंड में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, तो उससे प्रवाहित होने वाला आवेश जो है वो एक कूलम आवेश होगा। यहाँ पर दो बातें देख रहे हैं कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई? एक कूलम आवेश में जो होगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होगा। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर किसी का मात्रक है पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा का मात्रक है, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 6.25 × 10⁻18 जूल होता है। ठीक है, कंप्यूटर महोदय इसको आगे बढ़ाया जाए। चलिए आपके सामने एक नेक्स्ट प्रश्न है, इस प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, ये प्रश्न क्या है? तो हम लोग देख रहे हैं कि किसी वस्तु पर 2 × 10⁻15 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो उस वस्तु पर आवेश की प्रकृति क्या होगी और उसका मान बताना है। आवेश की प्रकृति क्या होगी? तो भैया इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वो धनावेशित होता है। क्या होगा भाई? धनावेशित। कितना मान होगा उसको भी समझ लेते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। देख रहे हैं कि आवेश की प्रकृति जो होगी वो धनात्मक होगी। क्यों होगी भैया? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी है, उसने बोला है कि कमी है, तो किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो धनावेशित होगा। तो अब देखिए एन का मान जो दिया हुआ वो कितना दिया है? एन का मान आपको दिया है 2 × 10⁻15, एन का मान हो गया, और क्यू का मान आपसे पूछा है। तो आवेश के क्वांटिमीकरण से हम लोग क्या जानते हैं गुरु? Q बराबर एनी, प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस को भी साइड रखते हैं, Q बराबर एनी। और ये क्या हो जाएगा? 6.25 × 10⁻15 जो एन का मान है यहाँ पर जो दिया है उस एन का मान रख देते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश है उसको रख देते हैं, इन दोनों को गुणा कर देते हैं। तो 1.6 × 2 तो हो जाएगा 3.2, और माइनस के 19 है, ये प्लस के 15 है। तो इस तरीका से देखेंगे तो कितना आवेश हो जाएगा गुरु? 3.2 × 10⁻⁴ कूलाम आवेश होगा। कंप्यूटर महोदय आगे बढ़ाया जाए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किसी वस्तु पर 6 माइक्रोकूलम का आवेश है, इस वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगी? तो यहां पर ये देख रहे हैं कि प्लस है, तो प्लस आवेश कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा, तो उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ये 100% हो गया। आप सब स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा, इसके बाद सब हट जाएंगे। अगर नहीं हटे थे तो फिर हम लोग आगे देख भी लेंगे। एक बार आपको स्क्रीनशॉट लास्ट में कहेंगे कि सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो उसके लिए आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में आज के सेशन के पूरे सेशन को हम स्क्रीनशॉट के रूप में आपको बोल देंगे कि स्क्रीनशॉट लीजिए। कंप्यूटर महोदय से बोला जाएगा एक एक करके आपके पास स्लाइड प्रस्तुत करेंगे और आप उसका स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। चलिए तो हम लोग इसको देखते हैं, ये जो प्रश्न है इसका आंसर तो देख लीजिए। यहां पर आवेश हमको दिया है Q बराबर 6 माइक्रोकूलम, तो ये 6 माइक्रोकूलम है, तो माइक्रोकूलम को हम लोग कूलम में बदल लेते हैं। तो 1 माइक्रोकूलम बराबर होता है, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, 10⁻⁶ ये बात हम लोग समझे। तो ये मिल गया, तो माइक्रो की जगह 10⁻�6 कूलम कर देते हैं। एन आपको बताना है, तो आवेश के क्वांटिमीकरण से हम लोग क्या जानते हैं? Q बराबर एनी। तो Q का मान आपको दिया है 6, कितना दिया है यहाँ निकाले हम लोग? Q का मान 6 × 10⁻⁻6। एन का मान आपको पता नहीं है, एन का मान पता नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मान तो पता है। इसको हमने यहाँ पर भाग दे दिया, तो ये क्या होगा भैया? तो ये जो है एन को ही पर रखेंगे तो ये गुणा में है जाएगा, तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ एन बराबर 6 × 10⁻6 कूलम, और ये 1.6, तो ये पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर चल जाएगा 10। कूलम से कूलम को काट देते हैं, और यहाँ पर काट देते हैं 2 से, 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6। आइए देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3/8, 3/8 नहीं 10 को इधर गुणा कर देते हैं, तो 10 × 30/8 हो गया। और माइनस के 6 है, ये भी माइनस ही हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10⁻⁶, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो प्लस के 19।
तो 30 में 8 से भाग देंगे तो 3.75, इसमें से हम इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 13। कितना इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। कमी क्यों होगी? क्योंकि इस पर जो आवेश दिया गया है वो प्लस दिया गया है। लास्ट में सब स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा एक एक करके। कंप्यूटर महोदय से कहा जाएगा कि आप इसको आगे बढ़ाइए। चलिए, ज्यादा आगे हो गया, ये हम लोग अभी देख रहे थे, ये वाला तो अभी पढ़े ही है, ठीक है। उसके आगे देखते हैं ये तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है भाई? तो किसी चालक से एक सेकंड में 10 गुणे 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है। यानी एक सेकंड में किसी चालक से जो प्रवाहित होने वाला इलेक्ट्रॉन है वो 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रही है। तो एक कूलम आवेश को प्रवाहित होने में कितना समय लगेगा ये हम लोग को बताना है। तो अब हम लोग देखते हैं भैया क्या होगा। तो एक कूलम आवेश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, आप जानते हैं पहले से बताया गया था, एक कूलम इलेक्ट्रॉन में जो आवेश, एक कूलम आवेश में जो इलेक्ट्रॉन होगा तो 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने में लगा समय जो है 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है। तो 1 सेकेंड में कितना होगा? तो आप जैसे जानते हैं कि 5 कलम का मूल्य अगर 50 रुपया है, आप लोगों ने इस तरीका का प्रश्न देखा होगा कि 5 कलम का मूल्य जो है वो 50 रुपया है, एक कलम का मूल्य कितना हो जाता था? 50/5। ऐसा हम लोग करते थे। तो यहां पर आपको ये ध्यान देना पड़ेगा वही चीज कि इतना 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने में 1 सेकंड का समय लग रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित होने में कितना समय लगेगा? तो ये जो आप देख रहे हैं 10 के पावर 9, उससे हम लोग भाग दे देंगे। अब देखिएगा 6.25 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि एक कूलम आवेश प्रवाहित करना है। तो एक कूलम आवेश प्रवाहित करने के लिए आपको कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करना होगा? तो हो जाएगा 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करना होगा। तो इसको ला करके इसके साथ गुणा करेंगे और सोल्व करेंगे। तो आप देख लो, ये हमारे पास है 9, तो ऊपर है 18, तो 9 में से 18 घटेगा तो 18 में से 9 घटा देंगे, नीचे है तो ऊपर जाएगा तो घटेगा, तो ये हो जाएगा 6.25 गुणे 10 के पावर 18। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। कंप्यूटर महोदय इसको आगे बढ़ाया जाए। चलिए हम लोग आगे अब बात करते हैं। आपके पास नेक्स्ट प्रश्न जो है वो क्या भाई? तो नेक्स्ट प्रश्न जो है हम लोग देख रहे हैं कि निर्वात या वायु में एक कूलम का आवेश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर है। तो सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि एक कूलम का जो आवेश है वो निर्वात में कितना दूरी पर स्थित है? 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। यानी दो आवेश हमारे पास है, एक कूलम का, और निर्वात में कितना दूरी पर स्थित है? तो 1 मीटर की दूरी पर है। तो उसके बीच लगने वाला बल क्या होगा उसको हम लोग देखते हैं। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि दो आवेश जो है, एक क्या है? Q1 है, Q2 है, और इस पूरे चीजों को हमने निर्वात में रखा है। ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। इस पर भी आवेश 1 कूलम है, इस पर भी आवेश 1 कूलम है, और इसके बीच की दूरी क्या है? 1 मीटर है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो Q1 का मान है 1 कूलम, Q2 का मान है 1 कूलम, और जो R है वो कितना है? 1 मीटर है। तो F का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग कूलम के नियम से जानते हैं, कूलम के नियम से F बराबर K Q1 Q2 बटा K R स्क्वायर। ये चीजें तो हम लोग जानते ही हैं। अब देखो, K का मान हम लोग पहले से जानते हैं कि 9 गुणे 10 के पावर 9 होता है। Q1 का मान 1 कूलम दिया है, Q2 का मान 1 कूलम दिया है, R का मान 1 दिया है। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 गुणे 1 बटा K स्क्वायर तो खत्म। तो ये हो जाएगा 9 गुणे 10 के पावर 9। तो F का मान 9 गुणे 10 के पावर 9, और यही तो है K। कौन है भाई? K। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? F बराबर K। तो यहां से ये साबित हो रहा है कि अगर एक कूलम का आवेश निर्वात में 1 मीटर के दूरी पर स्थित होंगे तो उनके बीच लगने वाला जो बल होगा वो K के बराबर होगा, K के मान के बराबर होगा। और K का मान कितना होता है भैया? तो K का मान हम लोग जानते हैं, K बराबर जो होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये हम लोग K का मान जानते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार आपसे पूछा भी गया है, तो आप इसको याद कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए। कंप्यूटर महोदय इसको आगे बढ़ाया जाए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको समझते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या क्या है। उस टॉपिक को समझेंगे कि इस टॉपिक के बारे में देख लेते हैं। तो परावैद्युतता है या विद्युतशीलता है। परावैद्युतता या विद्युतशीलता जो होता है किसी पदार्थ का एक गुण, क्या है भाई? एक गुण है जो यह बताता है कि उसके उपस्थिति में उस पर लगने वाला बल कितना होगा। उसको हम लोग देखते हैं। तो यहां पर देखिए कि भैया किसी पदार्थ का वह गुण, माने ये जो है आपके पास, यह किसी पदार्थ का एक गुण है। परावैद्युतता क्या है? तो किसी पदार्थ का एक गुण है जो यह बताता है कि इसके उपस्थिति में बल कितना लगेगा।
ठीक है, यानी परावैद्युतता जो है एक पदार्थ का गुण है जो बताता है कि इसके उपस्थिति में दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होगा उसका मान कितना होगा। नेक्स्ट है परावैद्युत पदार्थ। तो मैंने जब शुरुआत किया था उस समय बताया था कि परावैद्युत पदार्थ कुचालक पदार्थ होता है, जिससे विद्युत धारा तो प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन विद्युत क्षेत्र में रखने पर या विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो क्या होता है, उसके गुण को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वैसा कुचालक पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करते हैं, उसे परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो 9 के बराबर होती है। मान के चलिए कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती है। जैसे अब आपको कोई पूछेगा कि सर परावैद्युत पदार्थ का एग्जांपल बताइए, तो क्या हो जाएगा, एबोनाइट, कांच, रबर, कागज, तेल लगा तेल और पॉलीप्रोपेलीन, ये जो भी पदार्थ हमने लिखा है ये सारे के सारे जो है वो क्या है, ये सारे के सारे जो है वो है परावैद्युत पदार्थ। कंप्यूटर महोदय इसको आगे बढ़ाया जाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख रहे हैं कि परावैद्युत पदार्थ का अनुप्रयोग, परावैद्युत पदार्थ का अनुप्रयोग क्या होता है, इसको हम लोग बात करते हैं। तो यहां पर देखिए कि जो परावैद्युत पदार्थ है, तो परावैद्युत पदार्थ का अनुप्रयोग सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोग संधारित्र के अंदर करते हैं। आप देखते होंगे कि पंखा के बीच में कैपेसिटर बैटरी की तरह लगा रहता है, उसके अंदर इसका उपयोग करते हैं। तो क्यों करते हैं भाई, तो उसके बिना आकार में परिवर्तन किए ही उसकी धारिता बढ़ाने के लिए हम लोग उसके अंदर परावैद्युत पदार्थ का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग संधारित्र के प्लेटों के बीच किया जाता है ताकि समान आकार में अधिक धारिता रह सके। दूसरा है कि परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आपने देखा होगा कि परावैद्युतांक को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, और आपेक्षिक परावैद्युतता या आपेक्षिक विद्युतशीलता, दोनों बात क्या है, सेम है। इसको रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। तो ये क्या है भाई, तो किसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता तथा निर्वात या वायु, निर्वात बोलो चाहे वायु बोलो, निर्वात या वायु के निरपेक्ष विद्युतशीलता के अनुपात को क्या बोलते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहते हैं। यानी आपको हम बता दें कि किसी माध्यम के निरपेक्ष विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता, किसी माध्यम के निरपेक्ष विद्युतशीलता और वायु या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को, यानी ऊपर माध्यम का विद्युतशीलता रहेगा और नीचे जो रहेगा वो निर्वात की विद्युतशीलता रहेगी, उसी के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, आपेक्षिक परावैद्युतता एप्सिलॉन आर कहते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। यहां से अगर हम लोग बात करें एप्सिलॉन की जगह पर, तो एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया है। कई लोग ये जो एप्सिलॉन आप देख रहे हैं इसको के बोलते हैं, कई बुक में आपको देखने को मिलेगा। तो के बराबर या एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर हो जाता है। ओके, चलिए यह बीमाहीन है, यानी कि परावैद्युतांक या अपेक्षिक विद्युतशीलता या अपेक्षिक परावैद्युतता का कोई बीमा नहीं होता है। ठीक है, आप देख ही रहे हैं, लास्ट में आप सबका स्क्रीनशॉट दे दिया जाएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, और इस जो है इसका पीडीएफ पैनल भी जो है आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए कंप्यूटर महोदय आगे बढ़ाइए। चलिए अब नेक्स्ट जो टॉपिक है परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता, ये हम लोग देखने वाले हैं कुछ पदार्थ के बारे में। क्या देखने वाले हैं, कुछ पदार्थ। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं भाई। इसको हम अलग से डिफाइन किए हैं, उस पर किसके बल के पद में बताया गया है। अभी आपने देखा था वो किसके पद में था, अभी जो आपने देखा था ये जो चीजें थी वो किसके बारे में था भाई, तो हम लोग निरपेक्ष विद्युतशीलता के टर्म में था, यही चीजें था। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बल के टर्म में पढ़ने वाले हैं, उसका ये दूसरा डिफिनीशन है। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है भाई, परावैद्युतांक या अपेक्षिक विद्युतशीलता जो है, तो निर्वात में मान लेते हैं कि दो आवेश है मेरे पास, वो पहले निर्वात में स्थित है, तो निर्वात में स्थित है तो उस पर बल लगेगा। फिर उन्हीं दोनों आवेशों को हम उठा करके किसी माध्यम में ला दिए, और उन दोनों आवेशों को माध्यम में लाने पर भी कोई ना कोई बल लगेगा। तो दो आवेशों के बीच निर्वात में लगने वाला बल और किसी माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को, दो आवेशों के बीच निर्वात में लगने वाले बल और किसी माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को ही हम लोग क्या बोलते हैं गुरु, आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक बोलते हैं। वही लिखा है, निर्वात में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल F नॉट तथा किसी माध्यम में दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के अनुपात को क्या कहते हैं, आपेक्षिक परावैद्युतता या परावैद्युतांक कहते हैं, और इसे भी एप्सिलॉन आर के द्वारा वही बतिया है।
ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन नॉट बटा के एप्सिलॉन एम, तो निर्वात में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा के आर स्क्वायर, और ये माध्यम है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पर एप्सिलॉन है। अब इस सबको हमने क्या किया, कटा दिया। कटा देने के बाद क्या बचा, ऊपर बचा 1, नीचे बचा एप्सिलॉन नॉट, 1/एप्सिलॉन नॉट, और नीचे बना है 1, और ये हो गया एप्सिलॉन, 1/एप्सिलॉन। फिर इसको टंगड़ी पकड़ के ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है, ये चला जाएगा ऊपर, ही चलाएगा नीचे, यानी इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा एप्सिलॉन बटा के एप्सिलॉन नॉट। तो इसलिए एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बटा के एप्सिलॉन नॉट, और हमने आपको बोला था कि एप्सिलॉन को हम लोग के कहते हैं, तो के बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बराबर के, और यहां से निकालेंगे एप्सिलॉन का मान, एप्सिलॉन नॉट इनटू के एप्सिलॉन आर हो जाएगा। और किसी भी माध्यम का जो परावैद्युतांक होता है वो 1 से अधिक होता है। आप जो वायु का बोलते हैं कि वायु का परावैद्युतांक 1 होता है, वायु के लिए 1 होता है, वो 1 नहीं होता है, वो लगभग 1.0059 होता है। लेकिन वायु के लिए बात कर रहे हैं, हवा के लिए। लेकिन हम लोग इसको किसके बराबर मान के चलते हैं, 1 बराबर, यानी किसी भी माध्यम का परावैद्युतांक 1 या 1 से अधिक होता है, 1 से कम नहीं होगा, निगेटिव नहीं होगा। ओके, चलिए, तो 1 से छोटा तो होता नहीं है, ठीक, 1 से बड़ा ही होता है, लेकिन हार्डली हम लोग 1 मान लेते हैं वायु का। अब हम लोग कुछ पदार्थों के जो परावैद्युतांक देखेंगे, और वो कितने डिग्री पर देखने वाले हैं, 20 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, 20 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा। तो कुछ परावैद्युतांक जो है, कुछ पदार्थ जो है, और ये पदार्थ कैसा है, परावैद्युत पदार्थ है, कुछ अलग पदार्थ है। तो जैसे अगर कोई पूछे हवा या वायु या निर्वात, एक ही बात है, उसका परावैद्युतांक कितना होता है गुरु, 1। पानी का परावैद्युतांक 80, धातु या चालक, धातु या चालक का क्या होगा। अब मैं सोना का पूछ दूं, लोहा का पूछ दूं, चांदी का पूछ दूं, तांबा का पूछ दूं, तो जो भी धातु है उन सभी धातुओं का जो परावैद्युतांक होता है वो अनंत होगा। एबोनाइट का या एम्बर का 2.8 होता है, और कांच का जो होता है 5 से लेकर के 10 के बीच में ये वैरी करता है। पीवीसी, पॉलीविनाइल क्रिस्टल, पीवीसी का फुल फॉर्म हो जाता है पॉलीविनाइल क्रिस्टल, और इसका जो होता है 4.5 होता है, और मोम का जो है ये वैरी करता है 2 से लेकर के 2.3 तक, ठीक है। हम लोग अभी देखे, इसमें जो ऊपर से 3 लिखा गया है, ये तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन तीनों के बारे में हम लोग, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार आपसे पूछ चुका है, हवा, वायु, निर्वात, पानी और धातु का। तो इन तीनों को आप लोगों को क्या करना चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना चाहिए, इसको समझ लेना चाहिए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। ये भी कई बार 2 नंबर में आ जाता है, 5 नंबर में भी आ जाता है, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। हम लोग मान लेते हैं कि माना 2 बिंदु आवेश Q1 तथा Q2, जिसका मूल बिंदु O से O के जो सापेक्ष स्थिति सदिश है, वो क्रमशः जो है, क्रमशः यहाँ पे छूट गया है, क्रमशः क्या हो जाएगा, क्रमशः R1 तथा R2 है, क्रमशः R1 तथा R2 है। क्रमशः R1 तथा R2 है, तथा Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश क्या दिया है, वो R21 वेक्टर दिया हुआ है। इसको भी हम समझा देते हैं। अगर कहीं पे लिखा हुआ R12, मतलब 1 के सापेक्ष, 1 का स्थिति सदिश 2 के सापेक्ष, यही हम लोग अपवर्तनांक में भी देखते हैं, कहीं पे लिखा है N12, तो माध्यम 1 का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष। अगर 2 1 लिखा है तो 2 का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, 1 के सापेक्ष। इसको लिखते हैं हम लोग क्या, N1 बटा के N2, और इसको लिखते हैं N2 बटा के N1। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा है कि NAB, तो इसको लिख सकते हैं NAB, और इसको लिख सकते हैं NA बटा के NB। कई लोग ये जो n है उसको म्यू के द्वारा, अपवर्तनांक को म्यू के द्वारा सूचित करते हैं। वो फिजिक्स में हम लोग देखते हैं, जो प्रकाश के परिवर्तन अपवर्तन है वहां पर हम लोग देखते हैं, ठीक है, ऑप्टिक्स के अंदर इसको पढ़ते हैं, उसको बेहतरीन तरीका से आपको बताया जाएगा। लेकिन अभी ये जो सदिश निरूपण है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, तो देखते हैं। एकदम इसको शॉर्टकट भी समझाया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। मान लेते हैं कि हमारे पास एक एक्सिस है, ये x है, ये क्या है, y है, और ये है z, और ये मूल बिंदु O है। इसके सापेक्ष जो है स्थिति सदिश जो है वो क्या दिया गया भाई, यहां पर एक आवेश जो है वो Q1 है, ये Q1 आवेश है। इसका स्थिति सदिश जो दिया है वो R1 वेक्टर दिया है, और एक आवेश यहां पर है वो Q2 है, और इसका स्थिति सदिश जो दिया गया है वो R2 दिया है।
इन दोनों के सापेक्ष स्थिति सदिश निकालेंगे, यानी Q2 का स्थिति सदिश Q1 के सापेक्ष, तो इसको लिख देंगे R21 वेक्टर। ठीक है, अब देखिएगा इसके कारण इस पर जो बल लगेगा वो इधर लगेगा, इसके कारण इस पर बल लगेगा जो इधर लगेगा। तो इसके कारण जो स्थिति सदिश होगी, जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर ए है, तो इसके स्थिति सदिश को ए कैप के द्वारा सूचित करते हैं। तो ये R21 है, तो इधर जाएगा, तो ये किसके कारण बल लग रहा है, तो 2 पर 1 के कारण, तो ये हो जाएगा R21 कैप। कैप है मतलब इकाई सदिश से दिशा बताने के लिए उपयोग होता है, और इस पर जो बल लग रहा है इसके कारण, तो ये हो जाएगा R12 कैप। ये स्थिति सदिश के लिए हम लोग इसका उपयोग करने वाले हैं। तो अब हम लोग यहां पर देख रहे हैं, तो एक एक करके बात करेंगे कूलाम के नियम से। तो कूलाम के नियम से बात करेंगे तो आवेश Q1 पर, आवेश Q1 पर Q2 के कारण बल, Q2 के कारण बल, तो ये जो बल होगा वो क्या मिलेगा, F1 पर, तो 1 2 ऐसे लिखेंगे, 1 पर 2 के कारण बल। तो हम लोग बल निकालने के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा के R स्क्वायर। R स्क्वायर मतलब इन दोनों के बीच की दूरी, तो ये F21 है, तो हम लोग Q1 से Q2 जाए चाहे Q2 से Q1 आए, दूरी तो सेम ही होगा, लेकिन इसी के टर्म में लिखते हैं R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है इसका, तो होल स्क्वायर, और इसका जो दिशा है यानी 1 पर 2 के कारण जो बल है वो इधर लग रहा है, तो इधर डायरेक्शन के लिए हमने क्या किया है, R21 कैप लगाया है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। पुनः बात करते हैं, पुनः आवेश Q2 पर Q1 के कारण बल, Q1 के कारण बल की बात करते हैं। तो ये जो बल होगा F21 होगा, F21, तो F21 जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q1 Q2 बटा के R21 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा R21 कैप, R21 कैप। क्यों इधर लिखे हैं, क्योंकि 1 पर 2 के कारण जो बल है, सॉरी 2 पर 1 के कारण बल, यानी ये जो 2 है इस पर 1 के कारण बल तो इधर लगेगा, तो उसके डायरेक्शन को 21 कैप हमने लगाया है, दिशा बताने के लिए कैप का प्रयोग किया जाता है। अब इन दोनों समीकरण से तुलना करते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से। 1 तथा 2 से अगर बात करिएगा, 1 तथा 2 से क्या होगा, तो 1 तथा 2 से हम लोग देख रहे हैं, इन समीकरण में ये भी 1/4 पाई एप्सिलॉन और 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 1 से लेकर के 2 तक, यानी Q1 से Q2 तक का दूरी या Q2 से Q1 तक का दूरी, ये दोनों बराबर है। यानी बात करें कि इन दोनों में ये वाला बात और इसमें ये वाला बात सेम है, थोड़ा सा लेकिन आपको भ्रम हो रहा होगा कि सर ये 1 2 है और ये 2 1 है, तो भैया ये दूरी है ना, है, तो आप यहां से यहां दूरी जाओ चाहे यहां से यहां दूरी जाओ, सेम है ना, तो ये दोनों बराबर हो गया। तो समीकरण तुलना करेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं एक का डायरेक्शन इधर है, एक का डायरेक्शन इधर है, यानी कि दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो विपरीत डायरेक्शन को बताने के लिए F21 वेक्टर जो होगा वो माइनस के F21 हो जाएगा। ये केवल डायरेक्शन के बारे में बात हुआ, लेकिन मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो F12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और F21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों एग्जैक्ट बराबर होगा। ठीक है, तो यहां से पता चल रहा है कि ये जो है कूलाम का जो नियम है वो न्यूटन के, चाहे कूलाम बल जो है न्यूटन के तृतीय गति नियम का पालन करता है। फिर आगे बढ़ते हम लोग, इसी चीज को हमने यहाँ पे शॉर्ट में समझाया, वो वेक्टर जो है कार्टेशियन प्लेन का सहायता लेकर के नहीं, हमने सिंपल समझाया है। एक आवेश Q1 है, एक आवेश क्या है Q2 है, तो इस पर लगने वाला, इसके कारण इस पर लगने वाला जो बल है, इसके कारण इस पर लगेगा F21, इसके कारण इस पर लगेगा 2 1, यानी 1 पर 2 के कारण, आई जो है 2 पर 1 के कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर समझा देते हैं आपको। अब देख लीजिए, ये बिंदु A है, ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, तो ये जो Q1 है ये Q2 इस पर बल लगाएगा कि नहीं लगाएगा, लगाएगा, तो उस बल को 1 पर 2 के कारण बल, तो ये F21 लिखे हैं, तो 1 पर 2 के कारण बल, और इसकी दिशा इधर है, तो इसकी दिशा इधर है, तो ये क्या लिख दिए हैं
1 2, यानी 2 के कारण एक पर जो लग रहा है बल उसकी दिशा इधर है, तो उसकी दिशा बताने के लिए ये हम लोग R12 कैप का प्रयोग किए हैं। ये Q1 इस पर बल लगाएगा तो इधर लगाएगा, तो 2 पर बल लगाएगा 1, तो R21, यानी कि हम लोग बात करेंगे 1 के सापेक्ष Q2 पर बल, इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है, तो इसलिए बताएंगे कि Q2 के कारण Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल की जो दिशा है वो इधर है, इसलिए R21 कैप लगाया गया है। तो F21 निकालेंगे तो यही तो लिखेंगे, 21 है तो यहाँ पे 21, ये 21, लेकिन ये वाला जो बात है और इसमें ये वाला जो बात है ये दोनों बराबर है, तो फिर चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे के दिशा एक दूसरे के विपरीत है लेकिन परिमाण एक दूसरे के क्या है, बराबर है, तो हमने लिख दिया तो कूलाम का नियम जो है न्यूटन के तृतीय गति नियम का पालन करता है। ओके, कूलाम के नियम का जो सदिश निरूपण है, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ओके, तो कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, यहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बार बार आपके पास बनता है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। तो F डायरेक्ट है R1 R2 छोड़ दीजिए, कई बार ऑब्जेक्टिव में इसी तरीका से F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा के R स्क्वायर, तो यहाँ R स्क्वायर रहेगा तो यहाँ पे कैप रहेगा, R स्क्वायर तो यहाँ पर कैप, लेकिन यहाँ पर वेक्टर कर देगा तो यहाँ पर Q करेगा। क्यों कहेगा भाई, क्योंकि R कैप जो होता है वो वेक्टर R बटा के वेक्टर R के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। ओके, तो अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ये वेक्टर R निकालिएगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, R कैप इंटू वेक्टर R के मैग्नीट्यूड। तो हम आपको समझा रहे हैं कि इस R कैप के वेक्टर R के जगह पर, ये वेक्टर R इसके बराबर है, तो वेक्टर R के जगह पर ये रखिएगा तो एक बार से एक बार कट जाएगा, तो फिर R स्क्वायर नहीं हो जाएगा। इसलिए आपको उतना दिमाग नहीं लगाना है, आपको इतना समझना है कि स्क्वायर रहेगा, सॉरी कैप रहेगा तो स्क्वायर रहेगा, कैप रहेगा तो स्क्वायर रहेगा, वेक्टर रहेगा तो क्यू रहेगा। ये कूलम के नियम का सदिश निरूपण है, आपको कई बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आया हुआ है, तो मैंने अभी कंफर्म किया कि कैप रहेगा तो स्क्वायर रहेगा, वेक्टर रहेगा तो क्यू रहेगा। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण के सिद्धांत क्या है, तो भैया दो आवेशों के लिए तो हम लोग कूलम के नियम का उपयोग कर देते हैं, लेकिन दो या दो से अधिक आवेशों के बीच अगर आवेश जो है तो 2 या 2 से अधिक होगा तो उनके बीच लगने वाले बल को बताने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, हम लोग इस्तेमाल करते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत का। तो ये क्या कहता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये कहता है कि दो या 2 से अधिक आवेशों के बीच लगने वाले बल को, 2 या 2 से अधिक आवेशों के बीच लगने वाले बल को ज्ञात करने के लिए इस नियम का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो इसको हम समझा देते हैं। 2 से अधिक, 2 आवेश के लिए तो कूलम का नियम, 2 से अधिक आवेशों के उपस्थिति के कारण किसी एक आवेश पर, उपस्थिति के कारण किसी एक आवेश पर, किसी एक आवेश पर लगने वाला, एक आवेश पर लगने वाला विद्युत बल को ज्ञात करने के लिए अध्यारोपण के सिद्धांत, अध्यारोपण के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजीशन का उपयोग करते हैं। तो भैया ये क्या है इसके बारे में बात करते हैं। यानी ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसमें हम लोग समझते हैं कि किसी आवेश पर लगने वाला जो परिणामी बल होगा, तो अब देखते हैं आवेशों के समुदाय में, इसको हम लिख देते हैं इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार ये बल के लिए भी काम करता है और विद्युत क्षेत्र के लिए काम करता है। इस सिद्धांत के अनुसार
आवेशों के समुदाय या समूह, समुदाय या समूह में उपस्थित किसी एक आवेश पर लगने वाला विद्युत बल सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इस बात को समझिए। मान लेते हैं कि यहां पर ये कोई आवेश है Q1, यहां पर आवेश Q1 है, Q1 है, और ये Q2 है, और ये Q3 है, ये Q4 है, और बहुत सारा आवेश है। तो ये वाला जो आवेश है इस पर बल लगाएगा कि नहीं लगाएगा? ये भी इस पर बल लगाएगा, इस पर बल लगाएगा, ये भी इस पर बल लगाएगा, ये भी इस पर बल लगाएगा। इन दोनों ने जितना बल लगाया, मान लेते ये बल लगाया F1, ये बल लगा रहा है F2, और ये बल लगा रहा है F3, और ये बल लगा रहा है F4। इसी तरीका से बहुत सारे आवेश अगर होते, n आवेश होता तो n बल लगता, तो इस सभी के द्वारा लगाएगा। तो इस पर लगने वाला जो बल है F किसके बराबर होगा? वेक्टर F जो होगा F1 Q1 आवेश के कारण लगने वाला बल, फिर दूसरा F2 Q2 आवेश के कारण, F3 Q3, और ये F4 डैश डैश करते करते हम लोग क्या करेंगे, n रहता तो Fn हो जाता है। ठीक है, अब इसको सिंपल भाषा में हम आपको समझा देते हैं। समझाते क्या है कि अगर बहुत सारा आवेश है तो किसी एक आवेश के कारण लगने वाला बल आपको ज्ञात करना है। एक आवेश के कारण लगने वाला बल ज्ञात करना है, तो भैया सब तो बल लगा ही रहा होगा, तो सबके द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है। चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। देरोपण के सिद्धांत के बाद जो है एक बहुत अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न पर चर्चा करते हैं। तरह के 9 इलेक्ट्रॉन तथा 4 इलेक्ट्रॉन, यानी आपके पास 9e तथा 4e बिंदु आवेश परस्पर r दूरी पर स्थित है। तो इसका फिगर हम लोग को बनाना होगा। मान लेते हैं कि यहां पर एक आवेश है और एक यहां पर आवेश है। इस पर 9e इलेक्ट्रॉन है और इस पर 4e इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक अन्य आवेश Q, तो दो बार लिखा गया है। एक अन्य आवेश Q को दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहां रखा जाए? पूछना प्रश्न है, कहां रखा जाए कि वह संतुलन में रहे। संतुलन में रहे, ना उधर जाए ना इधर जाए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आवेश दूसरे आवेश को अपनी ओर आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है। तो कहां पे रखे कि वो संतुलन में रहे, ना इधर जाए ना इधर जाए? तो उसके लिए हम मान लेते हैं इसके बीच की दूरी जो है वो कितना दिया गया है? उसके बीच की दूरी दिया गया है, कितना बज रहा है? 2.5 बजेगा। अच्छा, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं R जो दिया है, हमको R दिया गया है, तो इस 9 से हम मान लेते हैं ये ज्यादा है तो इससे दूर रखना पड़ेगा, ये कम आवेश है तो इसके पास रखना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर Q आवेश रख देते हैं, और ये दूरी जो है हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला दूरी कितना होगा? ये पूरा R है, ये x है, तो ये R माइनस के x होगा। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पर लगने वाला बल ज्ञात करना होगा, तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे भाई? तो ये पहले लिख लेते हैं Q1 के कारण बल, तो ये पूरा आप लिख सकते हैं। माना सॉल्यूशन करते हैं तो लिख देते हैं, माना Q आवेश को 9e आवेश से x दूरी पर रखना पड़ेगा। मान लेते हैं, तो अगर मान लेते हैं कि यहां पे रखने पर वो क्या होता है? संतुलित अवस्था में रहता है। तो इसके कारण 9e के कारण जो लगेगा बल, इसको मान लेते हैं F1, और उसके कारण जो बल लगेगा F2। तो दोनों का जो परिमाण होगा वो बराबर होना चाहिए। तो क्योंकि संतुलन में है तभी तो बराबर होगा। संतुलन में रहने का मतलब देखिए, ये आवेश कम था तो इसके पास रख दिए हैं, और ये आवेश ज्यादा है तो इससे दूर रखें।
तो संतुलन का मतलब कि दोनों के द्वारा लगाया गया बल बराबर होगा, तो हमने बराबर कर दिया। अब क्या करते हैं, यहां से निकालते हैं तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो Q1 Q2 के जगह पर जो है उसको भी लिखते हैं, ये हो जाएगा 9E इंटू के 4E और बटा के R स्क्वायर। तो R स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। फिर इधर देख रहे हैं तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 तो 9E इंटू के 4E और बटा के इसके बीच की दूरी कितना दिया है, तो R स्क्वायर माइनस के R माइनस एक्स दिया है, तो R माइनस एक्स का द होल स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग इसमें बात करते हैं कि इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करेंगे तो गुरु यहां से तो ये जो चीजें है वो तो कैंसिल हो ही जाएगा, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई परेशानी है जी, कोई परेशानी नहीं है। अब देखिएगा और भी चीजें कटेगा, लेकिन एक चीज हम गलती लिख रहे हैं। गलती क्या लिख रहे हैं कि इसके कारण जो बल लगेगा 9 इंटू क्यू ना है, तो 9 इंटू क्यू, ये जो आवेश देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा 9 इंटू के क्यू, और इस पर जो लगेगा 4 के कारण, तो ई कितना होगा भैया, तो ई जो होगा 4E के कारण होगा, तो 4E रहेगा और वो किस पर लगेगा, इस पर ना बल लगा रहा है, तो ये भी हो जाएगा Q। तो ये Q से इस Q को कटा दीजिए, E से इस E को कटा दीजिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बच क्या जा रहा है, तो ऊपर हो जाएगा 9/x स्क्वायर और इधर बच जाएगा 4/के R माइनस एक्स का द होल स्क्वायर। इसको अब सोल्व करना है, केवल और केवल इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो हम लोग काम करते हैं, इसको सोल्व करने का सिंपल तरीका, दोनों तरफ रूट चढ़ा देते हैं। तो दोनों तरफ रूट करिएगा तो ये हो जाएगा रूट 9/के एक्स स्क्वायर और इधर हो जाएगा 4/के R माइनस एक्स का द होल स्क्वायर, इधर भी रूट चढ़ा दिए। जब दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं तो दोनों तरफ रूट चढ़ा देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 और इधर हो जाएगा x। ये 4 है तो हो जाएगा 2 और इस पर स्क्वायर है तो कट जाएगा, तो R माइनस के x हो जाएगा। अब यहां से हम लोग सोल्व कर लेते हैं, तो इसको इधर लेकर के आएंगे तो ये कितना मिल जाएगा भैया, ये इधर लेकर के आएंगे तो ये मिल जाएगा 2x और इधर करेंगे तो 3R और माइनस के 3x। तो अब क्या होगा, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 5x बराबर के हो जाएगा 3R, तो x बराबर हो जाएगा 3/5R। यानी हम लोग यहां से देख पा रहे हैं कि उस आवेश को 9E आवेश से कितना दूरी पर रखना पड़ेगा, 3/5R। हम लोग ठीक है आगे देखते हैं। जो है आपके पास आपके पास एक प्रश्न है, इसको समझ लेते हैं पहले। ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। देखिए 2018 में, ए मतलब कि एनुअल एग्जाम, यानी 2018 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको बताना है। प्रश्न क्या है कि दिए गए चित्र में आवेश Q पर परिणामी बल जो है वो शून्य है, तो Q/Q, बड़ा Q और छोटा Q का अनुपात बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस Q आवेश पर ये बल लगाएगा, तो ये माइनस आवेश है जिसकी वजह से ये क्या करेगा भाई, ये अपने तरफ खींचेगा, इस पर एक बल लगेगा इधर, इसको मान लेते हैं F1, इस पर एक बल लगेगा, उसको मान लेते हैं ये अपने तरफ ये खींचेगा, ये मान लेते हैं F2। क्यों, क्योंकि ये बल इसको इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। ये जो आवेश है इस पर एक बल लगाएगा जो कि इसको इधर भेजेगा, और इस बल को हम मान लेते हैं क्या, F3 बल। तो इस पर परिणामी बल जो है वो हमको शून्य बोला है, क्या बोला है, शून्य बोला है। तो अगर हम F1 निकालते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो त्रिज्या दिया है वो कितना दिया है, A दिया हुआ है, कितना दिया है, A। तो ये A है तो ये भी A होगा और ये भी दूरी कितना होगा, A होगा। तो ये वाला निकाला जाएगा तो कर्ण के हिसाब से तो √2A हो जाएगा, ठीक है, कर्ण है। तो अब हम लोग बात करते हैं F1 अगर निकालिएगा, F1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, परिमाण से मतलब है, तो F1 जो होगा KQQ/के R स्क्वायर, दैट मीन्स A का स्क्वायर। इसके बीच का दूरी कितना है, ये वर्ग है तो सभी भुजा A होंगे तो A स्क्वायर, और फिर इसके कारण निकालिएगा F2, तो F2 निकालेंगे तो जो है KQQ/के A स्क्वायर भी हो जाएगा। इसको मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2 समीकरण। तो परिणामी बल निकाला जाएगा तो इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो परिणामी बल इधर होगा। तो इन दोनों के कारण F1 तथा F2 का जो परिणामी बल, F1 तथा F2 का परिणामी बल जो F निकालेंगे वो हो जाएगा आपके पास कितना, परिणामी बल
इफ हो जाएगा अंडर रूट f1 के स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर, नहीं तो f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर होगा। तो f1 का मान आपके पास है अंडर रूट, f1 का मान दिया k क्यू क्यू बटा के a स्क्वायर का तो होल स्क्वायर प्लस ये क्या दिया है f2 स्क्वायर, f2 स्क्वायर दैट मीन्स ये क्या है जी, ये हो जाएगा k क्यू क्यू बटा a का द होल स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा इसका द होल स्क्वायर। तो एक आम कै गो आम, 2 गो आम, तो इसको अंडर रूट में लिख देंगे तो 2 k क्यू क्यू बटा के a स्क्वायर का द होल स्क्वायर, 2 गो हो गया, 1 1 2, तो 2 फंस जाएगा, ये हो जाएगा तो अंडर रूट 2 k क्यू क्यू बटा के a स्क्वायर हो गया, ये f बराबर, ठीक है। अगर f3 निकाला जाए, f3 कैसे निकालेंगे, f3 निकालेंगे तो होगा k q और ये भी होगा q, क्योंकि दोनों आवेश q q है q, और इसके बीच की दूरी जो दिया है अंडर रूट 2a का होल स्क्वायर, तो यहां से f बराबर जो निकल करके आएगा वो k q स्क्वायर और बटा के रूट 2 का स्क्वायर 2, a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर। अब प्रश्न से अगर बात किया जाएगा कि प्रश्न में हमने देखा था कि थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में बोला है कि परिणामी बल क्या है, शून्य है। तो Q पर परिणामी बल, चूंकि Q पर परिणामी बल शून्य है, इसलिए F बराबर F3, यानी इधर जो बल काम कर रहा है परिणामी बल ये F जो है, और इधर जो F3 है, ये दोनों बल क्या होंगे, बराबर होंगे। जितना बल से इधर खींच रहा है ये दोनों मिल करके जितना खींच रहा है उतना ही अकेले इसको ढकेल रहा होगा, तभी तो बराबर होगा, ठीक है। इसका मान हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है, और ओ कितना दिया है भाई, ओ दिया गया है अंडर रूट 2 के क्यू क्यू बटा के ए स्क्वायर, एफ का मान है, और ये जो है F3 है, तो F3 का मान कितना दिया है, के क्यू स्क्वायर और बटा के क्या दिया है 2a का द होल स्क्वायर, 2a का द होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर काट दीजिए, a को q से a को q काट दीजिए, इस k से इस k को काट दीजिए। तो हमसे पूछा बड़का q बटा के छोटका q, तो आया क्या है उसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ये आया है, इधर बचा हुआ है कितना, इधर हमारे पास बचा है ये k से k कट गया है, इधर बच गया है क्या, 1 मिनट, क्या नहीं कटा है ध्यान दीजिएगा, ये k से ये k कटा है, रूट 2 बचा हुआ है, तो ये है रूट 2 q, इधर बचा है मेरे पास q बटा के 2। तो अगर यहां से देखा जाए केवल इसको इधर ला देते हैं, 2 इधर चल जाएगा, तो e हो जाएगा, जैसे ये q इधर आ जाएगा तो ये q बटा के q हो जाएगा, e उधर चल जाएगा तो ये हो जाएगा 2 रूट 2, क्या मिलेगा जी, ये मिलेगा आपके पास 2 रूट 2। यानी अगर आपसे कोई पूछेगा कि q बटा के q का मान कितना होगा तो हो जाएगा 2 रूट 2, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं आवेश का वितरण। तो आवेश का वितरण अगर हम वीडियो बनाते हैं तो ये वीडियो का लेंथ जो है वो लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आवेश का वितरण समझने वाले हैं। आज की क्लास को यहीं पे रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद। भैया 2 प्रकार के होता है, या कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार के, एक है सतत आवेश वितरण जिसको कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, और दूसरा है असतत आवेश वितरण जिसको डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल के थ्रू आपको बताते हैं, हमने एक ये बॉक्स लिया और इसके अंदर आवेश सभी जगह पर समान रूप से ऐसे हम क्या करते हैं, वितरित कर देते हैं। इसमें सभी जगह पर आवेश कैसे वितरित है भाई, इसमें सभी जगह पर आवेश लगभग समान रूप से वितरित है, लेकिन यही चीज हमने क्या किया, एक और बॉक्स लिया और इसके अंदर देखते हैं हमने आवेश का वितरण जो है ये जो आवेश का जो वितरण है एक समान रूप से नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि आवेश का जो वितरण है ये समान रूप से नहीं है, ये असतत आवेश वितरण है। ओके,
तो आपने देखा कि अगर आवेश समान रूप से वितरित होगा तो सतत बोलेंगे, और समान रूप से नहीं होगा तो असतत बोला जाएगा। तो इसको हम लोग आगे नहीं पढ़ने वाले, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो होता है ये क्या होता है भाई, तो असतत आवेश वितरण, जब आवेश समान रूप से वितरित नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, असतत आवेश वितरण। बहुत ही सिंपल है, आप देख सकते हैं क्या भाई, आवेश का वैसा वितरण जिसमें सभी जगह पर आवेश समान रूप से वितरित नहीं रहेगा। सभी जगह पे समान रूप से वितरित नहीं रहेगा तो उसी को बोलते हैं असतत आवेश वितरण। इसी को बोलते हैं डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सभी जगह पर समान रूप से वितरित नहीं है। लेकिन सतत आवेश वितरण क्या होता है, वैसा आवेश वितरण जिसमें सभी जगह पर आवेश का वितरण क्या होता है, एक समान होता है। यानी उस पर जो वितरण रहेगा, आवेश का वितरण समान रूप से वितरित होता है, सभी जगह पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, तब उसको बोलेंगे हम लोग सतत आवेश। ये जो होता है ये आपके पास 3 प्रकार का हो जाता है। यानी सतत आवेश वितरण जो होगा वो कितने प्रकार का होगा भाई, ये 3 प्रकार का होता है। सतत आवेश वितरण कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार के। कौन कौन सा भाई, तो पहला जो है रेखीय आवेश वितरण, जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा जो है पृष्ठीय आवेश वितरण, जिसको हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा जो है वो क्या है, आयतन आवेश वितरण, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये 3 प्रकार का वितरण होता है। यानी सतत आवेश वितरण कितने प्रकार से, इन तीनों के बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, तो पहला जो टॉपिक है रेखीय आवेश वितरण। आप देखे होंगे तिलक बारात में जो पंडित जी होते हैं और उनके सामने हजाम भाई जो होते हैं वो चौका पूरते हैं, तो क्या करते हैं, वो चावल लेकर के साइड साइड में ऐसे गिराते हैं कि नहीं गिराते, एक मेडी टाइप में बनाते हैं। तो चावल का जो है एक दिशा में हम लोग एक सीधी रेखा में वितरित करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उस चावल का है रेखीय वितरण है। लेकिन अगर आवेश को एक सीधी रेखा में एक रेखा के अनुदिश सजा दिया जाए तो उसी को हम लोग बोलेंगे रेखीय आवेश वितरण। तो देख लीजिएगा, यदि आवेश का वितरण एक रेखा के अनुदिश हो, ये देख रहे हैं कि आवेश एक रेखा के अनुदिश क्या है, वितरित है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि रेखीय आवेश वितरण है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि सर रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, इसी से रिलेटेड दूसरा टर्म है। तो आप बताइए कि प्रति एकांक लंबाई, ये तो बहुत सारा लंबा हो सकता है, लेकिन उसके एक इकाई में जो आवेश की मात्रा होगी, प्रति एकांक यानी यूनिट लंबाई में आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। और इसे लेमडा के द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा सूचित करते हैं भाई, लेमडा के द्वारा सूचित करते हैं। और लेमडा बराबर क्यू बटा के एल होता है। तो यहां से क्यू निकालेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्यू इज इक्वल टू लेमडा एल हो जाएगा, राइट। अब देखते हैं सर, इसका जो एसआई मात्रक होगा, ऊपर आवेश है और नीचे लंबाई है, आवेश है तो कुलाम, नीचे लंबाई है तो कुलाम प्रति मीटर होता है। और बीमा आवेश का होता है एटी, नीचे एल है मतलब लंबाई है तो प्रति एल हो जाएगा, यानी एल के पावर -1 हो जाएगा। ये इसका बीमा हो गया, ठीक है, बहुत ही आसान है, आप इसको देख सकते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। तो पृष्ठीय आवेश वितरण होता क्या है, इसको समझते हैं। यदि आवेश का वितरण एक पृष्ठ पर हो, एक पृष्ठ के अनुदिश हो, यानी पूरे पृष्ठ पर फैला हुआ हो, तो उसको बोलेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण। जैसे आप लोग को यहाँ पर फिगर में दिख भी रहा है कि आवेश जो है पूरे पृष्ठ पर क्या हुआ है, वितरित है। यदि आवेश का वितरण एक पृष्ठ पर हो चाहे पृष्ठ के अनुदिश हो, तब उसको हम लोग बोलेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण। उसी से रिलेटेड एक टर्म है पृष्ठीय आवेश घनत्व। यहां से प्रश्न आता है, रेखीय आवेश घनत्व के मात्रा पत्रक पूछ देता है, बीमा उमा पूछ देता है, और ये भी डिफिनीशन में पूछ देता है, कई बार पूछा भी है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में, प्रति एकांक यानी यूनिट क्षेत्रफल में आवेश की जो मात्रा होगी उसी को हम लोग बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसे सिग्मा के द्वारा सूचित करते हैं। ये जो 6 की तरह बना है वो सिग्मा है और स्मॉल सिग्मा है। कौन सा है, स्मॉल। यहां से सिग्मा बराबर क्यू बटा के ए होता है, तो क्यू निकालेंगे तो ए इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यू बराबर सिग्मा ए हो जाएगा, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा ए हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका एसआई मात्रक, तो इसका एसआई मात्रक के ऊपर आवेश है तो कुलाम हो जाएगा, और ए है तो मीटर स्क्वायर। ए मतलब कि एरिया, पूरा सेक्शन एरिया और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है, या जिस सतह पर वितरित है आवेश उसका क्षेत्रफल। ओके, यहाँ पर जिस सतह पर आवेश वितरित है उसका क्षेत्रफल है, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कुलाम प्रति मीटर स्क्वायर, और यहाँ से क्यू निकालेंगे तो मल्टीप्लाई क्यू इक्वल टू सिग्मा है, और इसका बीमा हो जाएगा आवेश का एटी, एस के पावर एम के पावर -2 है, एरिया है, एरिया है तो एल के पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। इसको देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद है आयतन आवेश घनत्व। यदि आवेश का वितरण एक समान आयतन में हो तब उसको बोलेंगे आयतन आवेश घनत्व। देख लीजिए यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन डिफिनीशन है। ये जो आवेश का वितरण है वो कहां पर है, पूरे आयतन के अंदर है, इसको बोलेंगे आयतन आवेश वितरण। उसके बाद इसी से रिलेटेड एक टर्म है आयतन आवेश घनत्व, इसको समझते हैं। आयतन आवेश घनत्व क्या होता है भाई, तो प्रति एकांक, एकांक का मतलब यूनिट,
आयतन में आवेश की मात्रा को बोलते हैं आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। और इसे हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं? तो इसको हम लोग रो के द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा? रो के। और रो बराबर होता है Q बाई V। V जो है वो आयतन है, जिस आयतन में ये आवेश वितरित है। तो यहाँ से Q निकालेंगे, रो इंटू के V हो जाएगा। और इसका SI मात्रक जो होगा, ये आवेश है तो कूलम हो जाएगा, V है तो मीटर क्यूब, तो कूलम प्रति मीटर क्यूब। और इसका बिना हो जाएगा आवेश का AT, और L का V का जो होता है L क्यूब, तो L के पावर -3 होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, ये जो आप देख रहे थे शुरुआत में, इसको लेमडा कहते हैं और ये सिग्मा है, और इसे रो पढ़ते हैं। इसे क्या पढ़ते हैं भाई? रो। तो ये जो सिंबल हमने इसके अंदर यूज किया था, अगर वो आपको पता नहीं होगा तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, उन सभी सिंबलों का मतलब यहाँ पर हमने क्या किया, आपको बता दिया। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। स्थिर वैद्युत परीक्षण क्या है और इसका उपयोग बताइए। कई बार ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्थिर वैद्युत परीक्षण क्या है और इसका उपयोग बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी विद्युतीय यंत्र होता है, जब उसके अंदर चार्ज प्रवाहित किया जाता है तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। तो वो विद्युत क्षेत्र जो है, दूसरे विद्युत क्षेत्र उसको प्रभावित ना करे, उसके बचाने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्थिर वैद्युत परीक्षण, और इसी को फैराडे पिंजरा के नाम से जाना जाता है। यानी आप देखोगे कभी अब रेडियो बज रहा हो आपके घर में, और रेडियो के पास आप एक चुंबक लेकर के आगे पीछे ऐसे करो, तो रेडियो लगेगा दूसरा धुन गाने। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके जो चुंबकीय क्षेत्र उसको प्रभावित कर रहा है कुछ हद तक। लेकिन अब जो है उसको इस तरीका से बनाया जा रहा है कि बाह्य विद्युत क्षेत्र जो है आंतरिक विद्युत क्षेत्र को प्रभावित न करे, उसको डिफेक्ट न करे। तो इस प्रक्रिया को ही कहा जाता है स्थिर वैद्युत परीक्षण। यानी हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि क्या है भाई, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं स्थिर वैद्युत परीक्षण क्या है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा, देख सकते हैं, वह प्रक्रिया, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा आंतरिक विद्युत क्षेत्र को, आंतरिक विद्युत क्षेत्र को बाह्य विद्युत क्षेत्र से बचाया जाता है, बचाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं भैया? स्थिर वैद्युत परीक्षण कहते हैं। इसे फैराडे पिंजरा भी कहते हैं, इसे फैराडे पिंजरा भी तो पहले बात आपने समझा कि आंतरिक विद्युत क्षेत्र को बाह्य विद्युत क्षेत्र से बचाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसका इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए करते हैं? तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि आंतरिक विद्युत क्षेत्र जो है वो बाहरी विद्युत क्षेत्र उसको क्या नहीं करे, प्रभावित न करे। उसके लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। अगर इसका उपयोग क्यों करते हैं, इसका उपयोग कहां कहां होता है, इसके बारे में अगर बात करें तो इसका पहला जो उपयोग है वो कहां पे होता है भैया? पहला जो उपयोग है सभी विद्युत उपकरणों में होता है, सभी विद्युत उपकरणों में, यानी विद्युत उपकरणों में, विद्युत जितना भी विद्युत उपकरण है, विद्युत उपकरणों में शॉर्ट में लिख दे रहा है। और धातु के ट्यूब बनाने में इसका उपयोग होता है, धातु के ट्यूब बनाने में, धातु के ट्यूब बनाने में हम लोग इसका इस्तेमाल, तो धातु के ट्यूब बनाने में हम लोग स्थिर वैद्युत परीक्षण का उपयोग करते हैं। लास्ट प्रश्न आपके सामने है, आप इसका आंसर बताएंगे। ये कह रहा है कि ऐसे कण का उदाहरण दीजिए जिसका विराम द्रव्यमान क्या हो, शून्य हो तथा अनावेशित हो। मतलब उसका विराम द्रव्यमान जो है, रेस्ट मास जो है तो 0 होना चाहिए और उस पर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, अनचार्ज होना चाहिए। तो कौन सा कण होगा? तो आपने देखा होगा कि जो सूर्य से प्रकाश की किरणें आती है, चाहे बिजली के बल्ब से जो प्रकाश निकलता है, तो मैं सूर्य के प्रकाश से ही समझाऊंगा कि सूर्य के प्रकाश जो होता है, मैक्सवेल प्लैंक ने क्या बोला था कि जो सूर्य का प्रकाश है छोटे छोटे कणों के पैकेट होता है, छोटे छोटे कणों का बंडल होता है, जिसको उन्होंने फोटोन कहा था या क्वांटा कहा था।
फोटोन या क्वांटा। तो फोटोन और क्वांटा एक ऐसा कण है जिसका कोई द्रव्यमान नहीं होता है और साथ ही साथ उसमें कोई आवेश नहीं होता है। एक तो मान लेते हैं आपने मोटरसाइकिल बाहर खड़ा किया है और धूप में खड़ा किया है, तो सूरज के प्रकाश की किरणें बढ़ती है, तो क्या उस पर पड़ने की वजह से मोटरसाइकिल का वजन बढ़ता है? नहीं होता है। क्या वो आवेशित हो जाता है? नहीं होता है। लेकिन एक चीज जरूर होता है, उसमें ऊर्जा मिल जाती है, और वो कौन सा ऊर्जा मिलती है? तो उष्मीय ऊर्जा, क्योंकि उसको तो शीट गर्म हो ही जाता है, आपने रियलाइज भी किया होगा, तो गर्म हो जाता है। तो यानी ये जो फोटोन है, फोटोन आप देख रहे हैं कि फोटोन एक ऐसा कण है जिसका विराम द्रव्यमान जो होता है वो शून्य होता है, आवेश जो होता है जीरो होता है, लेकिन उसके पास ऊर्जा होती है, और वो कौन सा ऊर्जा होती है? हीट एनर्जी। कौन सा एनर्जी? हीट एनर्जी। ओके, चार्ज क्या होता है? तो भैया वह सूक्ष्म धनावेश, वह सूक्ष्म धनावेश जिसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, बल्कि दूसरे आवेश के द्वारा लगाए गए आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, या यूं कहें ये स्रोत आवेश का परीक्षण करता है, उसी को हम लोग टेस्ट चार्ज कहते हैं। इसे सामान्यतः क्यू नॉट के द्वारा सूचित किया जाता है। क्यू नॉट जो है हमने आपको शुरुआत में बताया, ये धनात्मक आवेश होता है, सूक्ष्म धनावेश होता है और बिंदुवत धनावेश होता है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। भैया वैसा काल्पनिक, यहां पर हम लोग चाहे तो एक चीज लिख सकते हैं, वैसा काल्पनिक सूक्ष्म धनावेश। वैसा काल्पनिक सूक्ष्मतम बिंदु आवेश, सूक्ष्म बिंदुवत धनावेश जिसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, इसका अपना खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, बल्कि ये क्या करता है? अन्य आवेश के द्वारा लगाए गए बल का अनुभव करता है, उसी को हम लोग परीक्षण आवेश कहते हैं। इसे क्यू नॉट के द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा सूचित करते हैं भाई? इसे क्यू नॉट के द्वारा सूचित करते हैं। ओके, और ये काल्पनिक आवेश होता है, ये रियल में एग्जिस्ट करता नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि दुनिया के कोई भी आवेश होगा उसका विद्युत क्षेत्र होगा, लेकिन एक ऐसा आवेश है कि विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। एक काल्पनिक आवेश है, माना गया है, रियल में ऐसा कोई आवेश एग्जिस्ट नहीं करता। हम लोग आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है हमारा टर्म है विद्युत क्षेत्र। आप जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति का अपना एक सफलता का क्षेत्र होता है, उसी तरीका से कोई आवेश है या आवेश समुदाय है। आवेश समुदाय माने ग्रुप ऑफ चार्ज, यानी एक से अधिक आवेश। तो आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह काल्पनिक क्षेत्र जहां पर किसी अन्य आवेश को एक दूसरे आवेश को लाने पर एक बल का अनुभव होता है, वो कौन सा बल है? विद्युतीय बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। यानी विद्युत क्षेत्र होता क्या है? तो किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह काल्पनिक क्षेत्र जहां पर किसी अन्य आवेश को लाने पर वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। यहां पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल की जगह पर आप विद्युतीय बल भी बोल सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं, देखिए किसी आवेश या आवेश समुदाय, समुदाय माने समूह, ग्रुप ऑफ चार्ज के चारों ओर का वह काल्पनिक क्षेत्र जहां किसी अन्य आवेश को लाने पर एक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि ये मान लेते हैं कोई आवेश Q है और Q के चारों ओर मैंने एक काल्पनिक क्षेत्र बनाया है, तो हम दूसरे किसी भी आवेश को अगर इसके क्षेत्र में लाते हैं, कोई भी आवेश लेकर के आते हैं, तो क्या करेगा? एक बल का जो है एक्सपीरियंस करेगा, बल का अनुभव करेगा। तो हम लोग बोलेंगे इस आवेश का ये काल्पनिक क्षेत्र है और इसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। यानी विद्युत क्षेत्र एक काल्पनिक क्षेत्र है जिस पे किसी अन्य आवेश को लाएंगे तो एक बल का अनुभव करेगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने आपको अभी बताया। तो देखिएगा ये जो आवेश है, इस आवेश के जितना नजदीक आएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा? बढ़ेगा, और दूर जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी जी? घटेगी। हम लोग जितने नजदीक जा रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी क्या हो रहा है? अधिक हो रहा है, और दूर जा रहे हैं तो कम हो रहा है। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो होगा क्या कि हमने कोई आवेश लिया और उस आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा, तो उस पर कितना बल लग रहा है वही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। कई लोग इसका डिफिनेशन ऐसे बोलते हैं कि विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को, परीक्षण आवेश अभी हमने बताया कि टेस्ट चार्ज क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर उपस्थित किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कई लोग इसको दूसरे तरीका से भी डिफाइन कर देते हैं कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर किसी आवेश पर लगने वाले बल और उस आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अभी हम लोग देख भी लेते हैं। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और दूसरा डिफिनेशन जो है वो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर किसी आवेश पर लगने वाले बल, आवेश पर लगने वाले बल
और उस आवेश के अनुपात को, जो लग रहा है बल को, और उसके आवेश के अनुपात को ही बोला जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए यह कैसा राशि है भाई, तो यह एक सदिश राशि है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि है, और इसकी दिशा होती है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा अगर कोई पूछेगा तो क्या बताइएगा भाई, आपने बोला कि विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है तो इसकी दिशा किधर होगी, तो माइनस आवेश से प्लस आवेश की। विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर से किधर होगी, तो माइनस आवेश से प्लस आवेश, यानी पॉजिटिव चार्ज टू निगेटिव चार्ज, ठीक है। और इसे हम लोग ई के द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा सूचित करते हैं, ई के द्वारा। ई बराबर होता है एफ बटा के क्यू। यहां से अगर एफ निकालेंगे तो एफ बराबर क्यू ई हो जाएगा। एफ बराबर क्या हो जाएगा, क्यू ई। तो यहाँ पर एफ बराबर क्यू ई हो गया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा चीजें जो है इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे ई बराबर आपने देखा कि एफ बटा के क्यू होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक और सूत्र होता है, जब आगे चल करके हम आपको बताएंगे, जब विद्युत विभव पढ़ाएंगे तो विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में एक संबंध होता है, ई बराबर के माइनस के डीवी बटा के डी। ई बराबर के माइनस के डीवी बटा के डीएक्स, जहां पर ये डीवी जो है वो क्या है, विभव प्रवणता, जिसको पोटेंशियल ग्रेडियंट कहा जाता है, तो विभव प्रवणता है। तो विभव प्रवणता डीवी बटा के डीएक्स को कहा जाता है, और ये पॉजिटिव होता है। लेकिन ई बराबर जो होता है वो माइनस होगा, ई बराबर माइनस के डीवी बटा के डीएक्स। तो हम लोग इसका ऐसा ही मात्रक की बात करेंगे, तो यहां से अगर मात्रक निकालेंगे तो ऊपर बल है तो बल का हो जाएगा न्यूटन, नीचे आवेश है तो न्यूटन प्रति कूलम। अगर विद्युत क्षेत्र की यहां से डिफिनेशन लेकर के आते हैं तो वोल्ट प्रति मीटर होगा। एक चीज और आप देख सकते हैं कि मैंने आपको यहां पर बताया कि ये सदिश राशि है, तो किसी भी सदिश राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके संकेत के ऊपर जो उसका सिंबल है उसके ऊपर तीर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और बल भी एक सदिश राशि है तो इसके ऊपर भी हम लोग एरो लगा सकते हैं। तो आपको बोर्ड एग्जाम में यह पूछता है कि विद्युत क्षेत्र का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, तो न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर आप मार सकते हैं, ठीक है। अगर प्लस आवेश है तो प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर होगी, और बल कितना लगेगा भाई, तो एफ बराबर की ई। माइनस आवेश के कारण देखिए तीर इधर है तो अंदर की तरफ होगी, लेकिन बल सेम लगेगा। यानी आवेश अगर सेम है, प्लस आवेश होगा तो बल जो होगा वो बाहर की तरफ, और माइनस आवेश होगा तो अंदर की तरफ। ये बात आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसका जो बीमा होगा, तो किसी भी भौतिक राशि का अगर बीमा बताना चाहते हैं तो मैं अगर इसका बीमा बताऊं आपको कि सर बीमा क्या होता है, चलिए हम इसका बीमा बताते हैं। फिर से आपको यहां से इरेज करके समझा देते हैं कि बीमा कैसे निकालेंगे। किसी भी भौतिक राशि का अगर बीमा आप निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, जिस भौतिक राशि का बीमा निकालना चाहते हैं उसका फंडामेंटल इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, सूत्र पता होना चाहिए। तो आप हम लोग जानते हैं चूंकि ई बराबर क्या होता है, वेक्टर ई बराबर होता है वेक्टर एफ बटा के क्यू। अगर ई का हम लोग बीमा बताना चाह रहे हैं तो ई का बीमा कब निकलेगा, जब आपको एफ का बीमा पता हो और साथ ही साथ क्यू का बीमा पता हो। तो एफ का बीमा क्या होता है, तो एफ का बीमा एम एल टी के पावर माइनस के 2 होता है, और आवेश का बीमा क्या होता है भाई, एटी होता है। आवेश का बीमा क्या होगा, एटी। तो अगर इसको हम लोग निकाले कैलकुलेट करें तो ये ऊपर चला जाएगा, तो एम कहीं नहीं है तो एक ही एम है, एल और है, एल एक ही को है, टी का है ऊपर 2 है, नीचे तो भी जाएगा तो ऊपर माइनस हो जाएगा, माइनस के पावर 3 हो जाएगा, ए ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ए के पावर माइनस 1। ये जो बीमा है वो किसका बीमा है भाई, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा है। आप विद्युत क्षेत्र का भी बीमा कहते हैं तो यही होता है, लेकिन हालांकि हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ही सूचित करते हैं ई के द्वारा। लेकिन अगर कोई पूछ दे कि विद्युत क्षेत्र को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, तो सामान्यतः विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को एक ही मान दिया जाता है। तो दोनों को हम लोग ई के द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक टर्म है स्रोत आवेश, सोर्स ऑफ चार्ज। स्रोत आवेश क्या होता है, एकदम सिंपल डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा कि वह आवेश जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, वह आवेश जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है उसे हम लोग स्रोत आवेश कहते हैं। वह आवेश जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है उसे स्रोत आवेश कहते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि वह आवेश जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है उसे क्या बोलेंगे, स्रोत आवेश। दूसरा है परीक्षण आवेश। तो हमने परीक्षण आवेश शुरुआत में बता दिया था, वह सूक्ष्म बिंदुवत धनावेश जिसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, लेकिन ये दूसरे के द्वारा लगाए गए बल का अनुभव करता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे परीक्षण आवेश कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एकदम सिंपल डेफिनेशन देखते हैं कि आपने देखा कि स्रोत आवेश वह आवेश जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है उसे स्रोत आवेश कहते हैं। लेकिन परीक्षण आवेश अगर कोई पूछेगा तो बोल सकते हैं वह सूक्ष्म बिंदुवत धनावेश, वह सूक्ष्म बिंदुवत धनावेश जो स्रोत आवेश का परीक्षण करता है, उसकी जांच करता है, उसकी टेस्टिंग करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं परीक्षण आवेश बोलते हैं, टेस्ट चार्ज बोलते हैं। और ये इसको मैंने पहले क्यों बताया, क्योंकि इसमें हम लोग कहीं ना कहीं बार बार इस्तेमाल करेंगे परीक्षण आवेश, एकाक परीक्षण आवेश। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई परीक्षण आवेश होता क्या है, बार बार हम क्यों नॉट का इस्तेमाल करेंगे और आपको ये पता ही ना हो, ठीक है। तो आज का वीडियो ये छोटा है लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही लाभदायक है इस चैप्टर को समझने के लिए।